सभी बच्चों को स्वागत है। आज हम लोग फिर से चालू करते हैं अपना दैनिक कार्यक्रम और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 है ये जारी की गई है और इसमें जो 50 जीवित भारतीय होते हैं जो आर्ट वर्क के द्वारा अपनी आमदनी प्राप्त करते हैं, उनकी पिछले वर्ष की आमदनी यानी 1 जनवरी 2019 से लेके और 31 दिसंबर 2019 के बीच की जो आमदनी है उसके आधार पर एक वरीयता क्रम की लिस्ट तैयार की जाती है आमदनी के हिसाब से। जिसकी ज़्यादा आमदनी है वो ऊपर होगा और जिसकी आमदनी कम है वो उसके नीचे होगा। तो इस लिस्ट में अनीश कपूर जी ये 44.39 करोड़ यानी 44 करोड़ 39 लाख रुपए इन्होंने पिछले वर्ष अर्जित किया है और ये इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर है और ये दूसरी बार है जब ये अपने इसी लिस्ट में पहले स्थान पर आए हैं। दूसरे क्या है कि रामेश्वर ब्रूता, तो रामेश्वर ब्रूता जो है इन्होंने 11 करोड़ 89 लाख रुपए अर्जित किए हैं और ये इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। ये जो आपके अनीश कपूर जी हैं ये ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन और प्लास्टर का प्रयोग करते हैं। ये ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने जो इनका आर्ट वर्क है उसमें। और रामेश्वर ब्रूटा जो है ये मेल बॉडीज़ को पेंट करने में महारत रखते हैं। ये 79 ईयर्स के हैं। तीसरे नंबर पर आपके कृष्ण कुमार जी हैं, कृष्ण कुमार खन्ना। ये 6 करोड़ 87 लाख रुपए प्राप्त किए हैं पिछले वर्ष और ये 95 साल के हैं। ये मॉडर्निस्ट पेंटर है, मॉडर्न आर्ट में पेंट करते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आपके कश्मीर के हैं राकिब शाह 46 वर्ष के हैं, इन्होंने 5 करोड़ 42 लाख रुपए प्राप्त किए हैं और ये चौथे नंबर पर हैं। 5वें नंबर पर अर्पिता सिंह हैं और ये 83 वर्ष की हैं और इन्होंने 5 करोड़ 9 लाख रुपए पिछले वर्ष अर्जित किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारत का जो आर्ट वर्क का मार्केट है वो पूरे विश्व का 1% से भी कम अर्थात 0.4% है, जबकि यूएस का जो आर्ट मार्केट है वो पूरे विश्व का 35% है, चाइना 31% पर है और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम का जो है वो 15% पर है। तो यानी पूरे विश्व का 15% आर्ट मार्केट ये यूनाइटेड किंगडम में है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। आपके जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जिनको अनीश कपूर जी, वो दुनिया की सबसे ऊंची पेंटिंग उन्होंने ही बनाई है, आर्ट वर्क उन्होंने ही बनाया है। ये 115 मीटर ऊंचा है और इसको ऑर्बिट कहते हैं। ये 2012 के लंदन ओलंपिक्स में उनके द्वारा बनाया गया था और वहीं पर इसको स्थापित किया गया था। और जबकि भारत की अभी तक की जो सबसे महंगी पेंटिंग बिकी है फ्रांसिस सूजा की है। फ्रांसिस सूजा का बर्थ ये सितंबर 2015 में 26 करोड़ का बिका था। ये सबसे महंगी पेंटिंग है भारत की। अब हम लोग दूसरी रैंकिंग रिपोर्ट पे आते हैं। ये एक ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसी है टाइम्स हायर एजुकेशन। तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा ये द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 लिस्ट जारी की गई है। इसके अंतर्गत जो है 100 ऐसी एशिया की यूनिवर्सिटीज़ उनको वरीयता क्रम में लगाया गया है और इन्होंने 9 क्राइटेरिया रखे हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया तो है साइटेशन यानी उद्धरण का, कितनी बार उद्धृत किया गया है उस यूनिवर्सिटी को, ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा है कि इंडस्ट्री की इनकम कितनी है, यानी कि वो जो है इंडस्ट्री से, उद्योग से कितना अर्जित कर रही है यूनिवर्सिटी। तीसरा है कि इंटरनेशनल आउटलुक उसका कैसा है, बाहर के कितने विद्यार्थी आते हैं और उसके कितने विद्यार्थी बाहर जाते हैं। उसके बाद रिसर्च वर्क कितना है, फिर टीचिंग को उन्होंने लिया है और टीचिंग की गुणवत्ता के बाद जो है द नंबर ऑफ FTE स्टूडेंट्स। ये जो FTE स्टूडेंट्स मतलब होता है ये फुल टाइम इक्विवेलेंट। फुल टाइम इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि पूर्णकालिक कितने विद्यार्थी हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूर्णकालिक अध्ययन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ सेमेस्टर वाइज या बहुत कम समय का एक कोर्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने FTE स्टूडेंट्स के नंबर को लिया है और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर स्टाफ की स्टाफ और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच का अनुपात क्या है। इंटरनेशनल स्टाफ कितने लोग ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं जो वहाँ पर पढ़ाते हैं। और फिर
जो सबसे महत्वपूर्ण अंतिम क्राइटेरिया इन्होंने लिया वो है मेल फीमेल रेशियो। भारतीय यूनिवर्सिटियों ने काफ़ी अच्छा इसमें प्रदर्शन किया। 8 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो एशिया की 100 यूनिवर्सिटीज़ में से हैं, और इसमें विशेष ये है कि भारतीय यूनिवर्सिटी को बाकी क्षेत्रों में तो बहुत अच्छी वरीयता मिली, लेकिन केवल इंटरनेशनल आउटलुक में भारतीय यूनिवर्सिटियों को कम अंक प्राप्त हुए, जिसकी वजह से उनकी इंटरनेशनल रैंकिंग थोड़ी नीची हो गई। हमारे यहाँ अधिकतम 1% और 2% ही विदेशी छात्र प्रायः यूनिवर्सिटियों में देखे गए। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर ये शिंगुआ यूनिवर्सिटी है चाइना की, ये पहले नंबर पर रही है। दूसरे नंबर पे भी चाइना की ही है, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की है। तीसरा जो है सिंगापुर की है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। चौथा स्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को प्राप्त हुआ, हम लोग इसको भी चाइना की ही मान सकते हैं। और 5वां स्थान हांगकांग यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शीर्ष की जो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 4 चाइना की हैं और केवल तीसरे नंबर वाली सिंगापुर की है। अब भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत में जो है IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु को ये भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे, एशिया के लेवल पे ये 36वें स्थान पर है। इसके बाद लगातार जो बाकी के स्थान हैं वो IIT के हैं, यानी हम देखते हैं कि दूसरे स्थान पर IIT रोपर है, तीसरे स्थान पर IIT इंदौर है, चौथे स्थान पर IIT खड़गपुर है, 5वें स्थान पर IIT दिल्ली है, उसके बाद छठे स्थान पर IIT बॉम्बे है, 7वें स्थान पर IIT रुड़की है। तो इस तरह से ये लगातार ये हैं। अब 8वें स्थान पर किसका है? 8वें स्थान पर एक नई यूनिवर्सिटी ने अपना स्थान बनाया है और वो है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है, यद्यपि ये 92वें स्थान पर है, परंतु ये 100 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में आ सकी, ये बहुत विशेष महत्व की बात है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बाद हम लोग देखते हैं कि फोर्ब्स ने अपनी एक सूची जारी की है जिसमें उसने 100 सेलिब्रिटीज़ को कमाई के आधार पर वर्गीकृत किया है, उनकी एक लिस्ट जारी की है। तो अब उनकी रैंकिंग भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि काइली जेनर, तो काइली जेनर ने 590 मिलियन पिछले वर्ष अर्जित किया है। ये एक्चुअली जून 2019 से 2020 के बीच का आंकड़ा है, यानी जून 2019 से जून 2020 के बीच में काइली जेनर ने $590 मिलियन की अर्जन किया है। और इनको ये जो आमदनी है ये विशेष रूप से जो उनका काइली कॉस्मेटिक्स है उसका 51% उन्होंने स्टेक जो है कोटी को बेचा है और उसकी वजह से उनको ये धनराशि प्राप्त हुई है। दूसरा है कैनी वेस्ट। कैनी वेस्ट को $170 मिलियन मिले हैं और इनको भी जो इन्होंने एडिडास के साथ डील किया, इनका एक ईजी स्नीकर ब्रांड है, उस ईजी स्नीकर ब्रांड को जो डील हुई इनकी एडिडास के साथ, उसकी वजह से इनको विशेष आमदनी हुई है। और साथ ही साथ ये टॉप अर्निंग म्यूजिशियन भी हैं इस वर्ष की। फिर उसके बाद तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे हमारे जो है रोजर फेडरर हैं, जिनको 106.3 मिलियन जिन्होंने कमाया है, मुख्य रूप से विज्ञापन की कमाई है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चौथे नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी ये हम देखते हैं कि तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर खिलाड़ी हैं। तो रोजर फेडरर के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये जो है ये चौथे नंबर पर हैं और 5वें नंबर पर लियोनेल मेसी हैं। तो विशेष बात ये है कि इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय वो अक्षय कुमार हैं। वो भारत में सबसे अधिक अर्जन करने वाले बॉलीवुड के अभिनेता हैं और उन्होंने 52वां स्थान प्राप्त किया है इंटरनेशनल लेवल पे। भारत में वो पहले हैं या भारत के एकमात्र हैं और उन्होंने जो है $48.5 मिलियन अर्जित किए हैं। तो ये था, उन्होंने विल स्मिथ से भी ज़्यादा अर्जित किया, जेनिफर लोपेज से भी ज़्यादा अर्जित किया और सिंगर रेहाना से भी ज़्यादा है। अक्षय कुमार 52वें स्थान पर हैं। एक विशेष बात ये है कि जो टेलर स्विफ्ट पिछली बार नंबर 1 पर थी,
इस बार वो 25वें स्थान पर आ गई हैं। और यंगेस्ट जो इस लिस्ट में है वो 18 वर्ष की म्यूजिशियन वो बिली आइलिश हैं, जिन्होंने इस बार $53 मिलियन अर्जित किया है। तो ये लिस्ट का था, ये रैंकिंग्स के संदर्भ में जो समाचार थे वो हम लोगों ने देखे। अब हम लोग देखते हैं कि खेल में ये जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उन नामों की सिफारिश की है पुरस्कारों के लिए, जो खेल रत्न के पुरस्कार होते हैं, अर्जुन अवार्ड होते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड होते हैं। तो उनके लिए नीरज चोपड़ा का नाम तीसरी बार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए संस्तुति की है, वो भेजा है। ये जेवलिन थ्रोअर हैं और इन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था। 2018 के ही एशियन गेम्स में भी इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। इस बार भी इन्होंने बड़ी सरलता से जो है क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। तो इनके नाम की संस्तुति की गई है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। अर्जुन अवार्ड के लिए किन किन खिलाड़ियों की है, तो अर्पिंदर सिंह हैं। अर्पिंदर सिंह जो है ये ट्रिपल जंप के हैं और इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लिया था। मनजीत सिंह 800 मीटर के हैं। पीयू चित्रा जो है ये मिडिल डिस्टेंस रनर हैं और इन्होंने एशियन चैम्पियनशिप जीती है, अभी भी यही विजेता हैं। और द्युति चंद जो है वो भारत की सबसे तेज धाविका हैं, तो इनको अर्जुन अवार्ड के लिए इनके नामों की संस्तुति की गई है। अब द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए राधाकृष्णन नायर, इनके नाम की संस्तुति की गई है। ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके द्वारा इंटर कोचिंग इनरिचमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं, तो इनके नाम की सिफारिश द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए की गई है। अब इसके अलावा हम लोग एक अन्य विषय पे आते हैं। जो भारतीय लेखिका हैं कृतिका पांडे जी, उनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ दिया गया है। ये कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ अप्रकाशित रचनाओं के लिए दिया जाता है, जो शॉर्ट फिक्शंस होते हैं उनके लिए दिया जाता है। और इसके पहले जो है ये पुशकार्ट के पुरस्कार के लिए भी नामित की जा चुकी हैं, तो इन्होंने ये कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार प्राप्त किया है। अब हम लोग कुछ अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स के संदर्भ में ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो आपका गृह मंत्रालय है, उसने केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के सीईओ के तौर पे राजीव रंजन कुमार जी की नियुक्ति की है 3 महीने के लिए। और ये जो राजीव रंजन कुमार जी की नियुक्ति की गई है ये RM मीना जी के स्थान पर की गई है। एक कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गई थी अभी RM मीना जी ने करीब 1026 ऐसी वस्तुओं को सेल्फ से हटा दिया था, यानी उनको जो है बिक्री के लिए हटा दिया गया था, जो इसके पहले पुलिस कल्याण भंडार में, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार में उपलब्ध थी। तो उनको जो है RM मीना जी को हटा दिया गया है, उनकी जगह राजीव रंजन कुमार जी की नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय के 2 IAS अधिकारी हैं, राजीव तोपनो जी। तो राजीव तोपनो जी और ब्रिजेंद्र नवनीत जी। तो राजीव तोपनो जी को वाशिंगटन में पोस्टिंग दी गई है। अब ये वर्ल्ड बैंक के सीनियर एडवाइज़र के तौर पे काम करेंगे। और जो ब्रिजेंद्र नवनीत जी हैं इनको जेनेवा स्विट्ज़रलैंड भेजा गया है और ये PMI परमानेंट मिशन फॉर इंडिया, WTO के परमानेंट मिशन फॉर इंडिया के एम्बेसडर होंगे, यानी ये एम्बेसडर टू द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया के तौर पे वहाँ पर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में काम करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि 5 जून सबको मालूम है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस होता है। हम लोग ये देखते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। तो 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो आपका पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो पहली बार हम सब इकट्ठा हुए थे, तो 5 जून 1972 को ही हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था और वहाँ पर हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पर्यावरण के लिए विचार विमर्श किया था। तो उसी समय UN जनरल असेंबली ने 1972 में ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब 5 जून हर वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये अवेयरनेस के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। जागरूकता और एक्शन
दोनों को इसमें लिया जाता है, दोनों को प्रमोट करने के लिए, दोनों को बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम थी सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जैव विविधता का जश्न। तो जैव विविधता के जश्न के लिए इसको इस बार की थीम रखी गई है। 80 के दशक में ये तय किया गया कि अलग अलग देश हर वर्ष अलग अलग देशों को इसका आतिथ्य दिया जाएगा, वो जो है आतिथ्य करेंगे, यानी होस्टिंग जो है अलग अलग देशों को दी जाएगी। तो 2020 की होस्टिंग कोलंबिया के पास है और कोलंबिया जर्मनी के साथ मिल करके इसकी होस्टिंग कर रहा है। लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं कि अब वर्चुअल होस्टिंग ही संभव है, तो कोलंबिया और जर्मनी द्वारा मिल करके इसकी वर्चुअल होस्टिंग की जा रही है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ टाई अप्स हैं। तो नासा ने साउथ अफ्रीका नेशनल स्पेस एजेंसी के साथ टाई अप किया है, और ऐसा इसलिए किया है ताकि वो जो है वहाँ पर हार्ट बीस्ट फाउंटेन, तो हार्ट बीस्ट फाउंटेन नामक एक जगह है, वहाँ पर एक डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन की स्थापना कर रहा है नासा। ये जो डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन होते हैं, वहाँ से ऐसे इस स्थान से ऐसे मिशन को भेजा जा सकता है जो मनुष्य को लेकर के, और डीप स्पेस का मतलब होता है कि बाह्य अंतरिक्ष, यानी जो हमारा प्लेनेट हैं उस ऑर्बिट से बाहर जो जा सकें, ऐसे मून के, मार्स के और उसके बाहर के भी जो मिशन है जिनमें मनुष्य को लेकर के जाएंगे, ये ऐसा एक डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन होगा। तो ये चौथा देश है जिसके पास इस प्रकार का स्टेशन होगा। इसके अलावा केवल यूएस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इन 3 देशों में अभी तक ये स्टेशन है। 1961 में सबसे पहले ये हार्ट बीस्ट फाउंटेन में सबसे पहले 1961 में एक ट्रैकिंग स्टेशन बनाया गया था। लेकिन फिर क्या था कि क्योंकि अपार्थाइड की वजह से, रंग भेद नीति की वजह से साउथ अफ्रीका का उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कार चल रहा था, तो उस बहिष्कार की वजह से उसको बंद करना पड़ा था। और फिर वहाँ पर जो साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी है, उसने उसको रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी के तौर पे बदल दिया था। अब क्योंकि अपार्थाइड ख़त्म हो चुका है, तो इस वजह से अब वहाँ पर नासा द्वारा ये डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन की स्थापना की जा सकी है। एक टाई अप और है, आईआईटी मद्रास ने, ये चेन्नई में एक स्थित है, सीमा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, तो सीमा इंजीनियरिंग के साथ एक टाई अप किया है, और वो टाई अप है टचलेस सैनिटेशन डिस्पेंसर बनाने के लिए, यानी स्पर्श किए बिना जो है वो सैनिटाइज़र वो यूज़ किया जा सकता है। तो विशेष बात ये है कि ये जो टचलेस सैनिटाइज़र है, इसको बड़े पैमाने पे भी बनाया जा सकता है, बड़े पैमाने पे भी डिस्पेंस करने के लिए बनाया गया है, और छोटे पैमाने पे भी यूज़ किया जा सकता है, और इसको एसी से भी चलाया जा सकता है और डीसी से भी चलाया जा सकता है। तो अब हम लोग आगे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर, और अंतर्राष्ट्रीय रूप से पहली चीज़ ये है कि फ्रांस ने भारत का जो वंचित वर्ग है, जो भारत का कमज़ोर वर्ग है, और जो कोविड-19 और अम्फान की वजह से प्रभावित हुआ है, उनकी सहायता के लिए $200 मिलियन का एक कंसेशनल लोन, एक रियायती लोन देने का निर्णय लिया है। और ये जो लोन है ये वर्ल्ड बैंक के माध्यम से भारत को दिया जाएगा। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि 4 जून को विक्टोरिया पार्क में, हांगकांग में, एक हर वर्ष तिएनआनमेन का जो नरसंहार हुआ था, चाइना का एक चौक है तिएनआनमेन, वहाँ पर विद्यार्थी जो है वो लोकतंत्र की मांग करते हुए धरने पर बैठे हुए थे, और चीन ने वहाँ पर टैंक से और मशीन गन से इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करा दी थी, जिससे बहुत सारे बच्चे मारे गए। कितने मारे गए इसकी संख्या कोई नहीं जानता है, कुछ का कहना है 10,000 के ऊपर, कुछ कहते हैं 1,000, और चाइना के आंकड़े हैं कि 700 या 800 बच्चे मारे गए थे। तो वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। 4 जून 1989 को
1989 में। तो 4 जून 1989 से 31 साल हो रहे हैं और जो भी चाइना के लोग हैं, मेनलैंड चाइना में तो ऐसा बहुत कम हो पाता है, लेकिन हांगकांग में इसको द विजिल के नाम से मनाया जाता है, याद किया जाता है उन बच्चों को। तो विक्टोरिया पार्क में ये हांगकांग के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी बच्चों को। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चाइना में इस समय हांगकांग में 8 लोगों से अधिक लोगों का एक साथ एकत्र होना मना है। इस कार्यक्रम की अनुमति भी नहीं दी गई थी और उसके बावजूद ये बच्चे वहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। अब हांगकांग की स्थितियाँ हम लोग समझ रहे हैं कि इस समय क्योंकि चाइना ने एक नया सुरक्षा कानून प्रस्तावित किया है, अभी वो ड्राफ्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी उसके बारे में पहले से सशंकित हैं चाइना के हांगकांग के लोग, तो उसका विरोध कर रहे हैं। तो इस पृष्ठभूमि को हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये हांगकांग में ये विरोध क्यों है, हांगकांग क्यों ऐसा है और ये विरोध की पृष्ठभूमि क्या है। तो यहाँ पर समझना है कि प्रथम अफीम युद्ध के बाद यानी 1842 में कैंटन में ब्रिटेन को कुछ विशेष रियायतें प्राप्त हो गईं और वहाँ पर वो अपने अफीम का भंडार रख सकता था और कई ट्रेड उसको रूट्स मिल गए, कई ऐसी जगह मिल गई जहाँ से वो अपना व्यापार कर सकता था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ओपियम वार के बाद ही चीन को 99 साल के लिए पट्टे पर हांगकांग को ब्रिटेन को देना पड़ा। तो ब्रिटेन को ये 99 साल के लिए पट्टे में पूरा मिला हुआ था, जो 1997 में पट्टे की अवधि पूरी हो रही थी, यानी 1997 को ये अवधि पूरी हो रही थी। अब ब्रिटेन ने और चाइना ने इस विषय पे नेगोशिएट करना चालू किया और 1984 में 1984 में साइनो ब्रिटिश ट्रीटी हुई, जिसमें दोनों देशों ने ये तय किया कि हांगकांग को चाइना को दे दिया जाएगा, लेकिन वहाँ के नागरिकों को, जो ब्रिटिश नागरिक हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे गए थे ब्रिटेन द्वारा, जिनको चाइना सरकार ने स्वीकार किया। कुछ ऐसे अधिकार थे जैसे सबसे बड़ा अधिकार तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ के नागरिकों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, एकत्र होने का अधिकार होगा, धार्मिक आज़ादी होगी। इस प्रकार से कुछ बेसिक अधिकार, कुछ फंडामेंटल राइट्स उनको दिए गए जो चीन के मेनलैंड चाइना के लोगों को नहीं प्राप्त हैं। इसके लिए एक बेसिक लॉ, ये जो समझौता हुआ, इसके आधार पर बेसिक लॉ पास किया गया और ये बेसिक लॉ एक तरह से हांगकांग के लोगों के लिए संविधान है। तो एक संविधान का काम करता है और उसके द्वारा इनको ये विशेष अधिकार जो मेनलैंड चाइना के लोगों को नहीं मिले हुए हैं वो मिले। अब क्या है कि हांगकांग के इसी संविधान में, यानी कि बेसिक लॉ में, एक आर्टिकल 23 है, अनुच्छेद 23, जो ये कहता है कि चीन हांगकांग की सुरक्षा के लिए कानून बना सकता है। अब क्योंकि चीन हांगकांग की सुरक्षा के लिए कानून बना सकता है, तो 2003 में चीन ने ऐसा प्रयास किया। अब चीन में जो हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन के सीईओ हैं, यानी कि लैरी कैम, तो कैरी लैम जो है, उन्होंने इसका साथ दिया। वहाँ के लोगों ने इसका ये कह के विरोध किया कि इसके माध्यम से चीन हांगकांग का प्रजातंत्र खत्म करना चाहता है। तो इसमें प्रस्तावित क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। 2003 में जो प्रस्तावित था वो ये था कि कोई भी आतंकवादी गतिविधि, तोड़फोड़ संबंधी गतिविधि या पृथकतावादी गतिविधि वो हांगकांग से नहीं चलाई जाएगी और विदेशी शक्तियाँ के साथ मिली भगत करके हांगकांग को चीन से पृथक करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और जो ऐसा करता है वो कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। इसका बहुत विरोध हुआ इस कानून का और ये कानून वापस ले लिया गया। फिर हम लोग देखते हैं कि 2019 में एक
ये रिपेट्रिएशन ट्रीटी, ये जो है जैसे होती है हमारी थाईलैंड के साथ है, हमारी इंग्लैंड के साथ है, यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो इसमें क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी है और वो हमारे देश से अपराध करके उस देश में चला गया है, तो हम उससे मांग कर सकते हैं और वो देश हमारे उस अपराधी को वापस करता है। जैसे थाईलैंड में अगर छोटा राजन चला गया तो वहाँ से थाईलैंड द्वारा, पुलिस द्वारा छोटा राजन को पकड़ करके भारत सरकार के हवाले किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है, ये अपराधी को उस देश से वापस लाने के लिए होती है। तो चीन और हांगकांग के बीच में ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, ये साइन करने की बात आई और ये कानून पास हुआ कि या कानून पास करने की चेष्टा की गई कि चीन के अपराधियों को हांगकांग में शरण नहीं दी जाएगी। इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ और फरवरी 2019 में इसके खिलाफ इतना ज़्यादा आंदोलन चला कि इस कानून को वापस लेना पड़ा। प्रस्तावित कानून को पास नहीं किया गया और वापस लेना पड़ा। अब 2020 में फिर सरकार ने ये कोशिश की कि एक सुरक्षा कानून वहाँ पर पास हो, उसके विरोध में आंदोलन चल रहा है। अभी ये कानून आया नहीं है, लेकिन प्रस्तावित होने की वजह से हांगकांग के विरोधियों का कहना है कि भविष्य में आएगा और उसके ये प्राविधान होंगे, उसके प्राविधान कोई नहीं जानता है, लेकिन उसका विरोध किया जा रहा है। तो ये वहाँ पर जो नया सुरक्षा कानून है वो उसकी पृष्ठभूमि ये है और उसमें भी वही प्राविधान है कि आतंकवादी गतिविधि, तोड़फोड़ संबंधी गतिविधि, विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर के हिंसक कार्रवाई या जो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है या पृथकतावादी आंदोलन है, उनको अपराध माना जाएगा। तो ये हम लोग देखते हैं। अभी क्या है कि 27 मई 2020 को चीन ने एक कानून पास किया है जिसमें उसने ये कहा है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। और इन्हीं सब वजहों से अभी यूएस ने, उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की है कि हांगकांग को जो स्पेशल ट्रेड फैसिलिटी या स्पेशल ट्रेड स्टेटस दिया हुआ था वो वापस लिया जा रहा है। ये हांगकांग की समस्या है। वहाँ के नागरिक जो है वो विरोध कर रहे हैं नए सुरक्षा कानून का और चीन का कहना है कि ऐसा विदेशी शक्तियों द्वारा देश में, हांगकांग में अस्थिरता फैलाने के लिए किया जा रहा है। अब हम लोग कुछ राज्य की समाचार देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्पंदन नाम से एक अभियान चालू किया है और ये समस्या ये है कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आत्महत्या कर रहे हैं या अपने साथियों को गोली मार रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में 50 ऐसा मृत्यु हो चुकी हैं जिसमें या तो पुलिस वालों ने आत्महत्या कर ली या अपने साथियों को गोली मार दी। और इस 50 में से 18 केवल जो है वो बस्तर डिवीज़न में हुई हैं। बस्तर डिवीज़न माओवाद से प्रभावित है और वहाँ पर ये घटनाएं हुई हैं। इसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं और जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी शामिल हैं। तो 22 पुलिस वाले तो 2018 में इस प्रकार से उनके जीवन लीला समाप्त हुई थी। 26 लोग 2019 में अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं और इस वर्ष 2020 में फरवरी तक 2 लोग वो जीवन लीला उनकी समाप्त हो चुकी थी। आईटीबीपी के 6 लोग दिसंबर 19 में अपने साथियों की गोलीबारी के शिकार हो गए थे और छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स यानी सीएएफ के 2 लोग ये जून 19 में इनके साथ ये दुर्घटना हुई थी। तो इसी के लिए ये स्पंदन कैंपेन चलाया गया है और इसके अंतर्गत जो है, जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो अवसाद से ग्रसित पुलिस वालों को वो साइकियाट्रिस्ट, जो भी मनोचिकित्सक हैं, उनके द्वारा काउंसलिंग उपलब्ध कराएं और उनकी जो काउंसलिंग है वो चाहे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा हो, साइकियाट्रिस्ट के द्वारा हो, उसके द्वारा पुलिस वालों का वो मानसिक स्तर लगातार चेक करते रहें। तो अब हम लोग देखते हैं केरला में। केरला देश का पहला ऐसा राज्य हुआ है जिसने
इंटरनेट को नागरिकों का मौलिक अधिकार माना है और इस अधिकार को पूरा करने के लिए उन्होंने ये तय किया है कि जो लोग गरीब हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन लोगों को फ्री इंटरनेट दिया जाएगा और जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं उनको अफोर्डेबल प्राइस पर यानी वहनीय कीमत पर जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी कीमत पर इंटरनेट दिया जाएगा। और इसके लिए जो है उन्होंने KFON यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क उसको बिछाने का काम चालू किया है। 1500 करोड़ रुपए से पिनाराई विजयन जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और ये दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाने का लक्ष्य रखा गया है और माना जा रहा है कि दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ लोग अपने बीच नहीं रहे हैं तो उनमें हमारे अनवर सागर जी हैं। गीतकार अनवर सागर जी जो है इन्होंने कई फिल्मों के लिए 80 और 90 के दशक में गीत लिखे जैसे याराना है, सलामी है, आ गले लग जा और विजय पथ। तो इन फिल्मों के लिए इन्होंने गीत लिखे थे। ये इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया जैसे कि आपके नदीम श्रवण हैं, राजेश रोशन हैं और जतिन ललित हैं और अनु मलिक हैं। तो इन लोगों के साथ इन्होंने काम भी किया था। इधर वासु चटर्जी जी जो फिल्म निर्माता हैं उनका भी निधन हो गया है और व्योमकेश बख्शी नाम से इनका एक बहुत अच्छा कार्यक्रम दूरदर्शन पर आता था। इन्होंने कई फिल्में भी बनाई थी वो जैसे पिया का घर, रजनीगंधा और छोटी सी बात, बातों बातों में और खट्टा मीठा और भी कई फिल्में हैं इनकी। प्रमुख रूप से ये फिल्में हैं। तो ये हमारे जो है वासु चटर्जी जी का निधन हो गया है। अब हम लोग देखते हैं एक विशेष घटना है और हम लोग उसको अपने मेंस की दृष्टि से तैयार करेंगे। तो उसमें क्या है कि चाइना के साथ हमारा लद्दाख में वो स्टैंड ऑफ चल रहा है। ये गलवान वैली है। तो गलवान वैली पे चाइना और भारतीय सेना आमने सामने है और पेंगोंग त्सो लेक जो होती है ये पेंगोंग त्सो झील इसके आधे हिस्से पे चीन का कब्जा होता है, आधे पे भारतीय लोगों का अपना वो है। ये समस्या है क्या और ये बार बार क्यों आती है? तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या क्या भारत की आज़ादी के बाद इस विषय में क्या क्या समस्याएं आ चुकी हैं और कैसे इनको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, मैकमोहन लाइन क्या है और इसका निर्धारण क्यों जो है इस प्रकार से हुआ जिसको चीन नहीं स्वीकार करता है, भारत कहता है कि ये हमारी आधिकारिक सीमा रेखा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मेंस की दृष्टि से देखते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि कौन कौन से अभी आज़ादी के बाद हमारे चाइना के साथ संघर्ष हुए। एक्चुअली सबसे पहले 1962 में ये 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था और 21 नवंबर 1962 तक ये रहा। ये अक्साई क्षेत्र में जो और लद्दाख का जो है ये दामचुक रीजन है। तो लद्दाख के दामचुक रीजन में और अक्साई चीन पे चीन ने कब्जा कर लिया और फिर उसके बाद कोलंबो, श्रीलंका ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक समझौता कराया चीन और भारत के बीच, उनको कोलंबो प्रपोजल्स कहते हैं, जिनकी वजह से चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी और फिर वो पीछे भी हटा और उसने ये कहा कि हम जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हमारी अपनी सीमा रेखा है, उससे हम 20 किलोमीटर पीछे जा रहे हैं। भारत ने कहा कि वो तो आप हमारी ही धरती पर हैं और हमारी ही धरती पे भी आप 20 किलोमीटर और पीछे होने के बावजूद अभी आप हमारी ही ज़मीन पर हैं। तो ये दोनों के बीच एक मतभेद रहा। अच्छा, फिर हम लोग क्या देखते हैं कि 1967 में चीन ने सिक्किम के बॉर्डर पर ये नाथुला दर्रे के पास भारत के ऊपर वहाँ पर अपना जमावड़ा किया और बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने आर्टिलरी वहाँ पर अपनी स्थापित कर ली थी और फिर उसके बाद
उस चौकी पर कब्जा करने के लिए उन्होंने आक्रमण किया। और दो दर्रे थे, चो ला और नाथू ला। तो नाथू ला और चोला में जो उनका आक्रमण था उसको भारतीय सैनिकों ने बहुत अच्छी तरह से रिफ्यूट किया। भारत की तरफ से केवल करीब 62 लोगों की मृत्यु हुई थी और ये 11 सितंबर 1967 से लेके और 10 अक्टूबर तक ये संघर्ष चला था। तो सितंबर के महीने में लाथुला में था और अक्टूबर के महीने में जो है ये चोला में हुआ था। और इसमें बहुत बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मारे गए। 300 से अधिक चीनी सैनिक जब वहाँ पर मारे गए और बहुत घायल हुए तो उसके बाद उन्होंने उस जगह से अपना पीछे रिट्रीट कर गए वो, और इस हार को चीन ने स्वीकार किया और पीछे हो गया। अब उसके बाद क्या है, तीसरी बार हम लोग कब देखते हैं, इसके बाद छोटी मोटी तो होती ही रहती थी, लेकिन 1986-87 में यानी 86-87 में चीन ने जो है ये सुमदोरुंग चू अरुणाचल प्रदेश में, तो सोमदुरु चिंग में जो है यहाँ पर चीनी सैनिकों ने हेलीपैड पैड बना लिया और हेलीकॉप्टर पैड यानी हेलीपैड बनाने के साथ साथ वहाँ पर उन्होंने मिलिट्री पोस्ट बना ली। और इसके जवाब में जो उस समय के जनरल के सुंदर जी थे अपने आर्मी चीफ, उन्होंने तुरंत एयरलिफ्ट करके 1 बटालियन सैनिक वहाँ पर भेजे और उसका परिणाम ये हुआ कि दोनों देशों के बीच बिल्कुल आमने सामने 1 बटालियन सैनिक हमारे उनके अपना पूरा का पूरा उनकी बटालियन, और लग रहा था कि 1962 जैसा युद्ध होगा। तो उस समय रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हुआ करते थे एनडी तिवारी जी। तो एनडी तिवारी जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राजीव गांधी जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये स्टैंड ऑफ खत्म हो चुका। और उसी के साथ एक ऐसा समझौता हुआ, ये 1988 में हुआ था, जो बहुत विशेष महत्व रखता है। 86 से 88 तक नेगोशिएशंस हुए। इस समझौते में ये तय हुआ कि एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा और उस मैकेनिज्म के मतलब डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म, एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाएगा कि अगर इस प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों देश शांतिपूर्ण ढंग से उसको हल कर सकें। और ये भी तय किया गया कि किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक एक दूसरे को से लड़ते हैं तो वो एक दूसरे को कंधे से ढकेलते हैं या हाथ से ढकेलते हैं, गोली नहीं चलाते हैं। जैसे पाकिस्तान और भारतीय सीमा पर लगातार गोलीबारी होती रहती है, इस प्रकार से चीन और भारतीयों के बीच में गोलीबारी नहीं होती है, वो एक दूसरे को कंधे से या हाथ से ढकेलते हैं। और अभी तो नाथुला में हमने देखा कि भारतीय सैनिक ने मुक्केबाजी से उनकी नाक तोड़ दी। तो इस प्रकार की घटनाएं तो होती हैं, लेकिन जो है गोली चलाने की दोनों तरफ से 1988 के बाद से हमने देखा कि गतिविधि नहीं हुई है। 1988-87 में भी कोई गोली नहीं चली थी। अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि बीच में कोको आइलैंड का भी विवाद आया 1993 में, जब कोको आइलैंड ये एक्चुअली अंडमान निकोबार के बिल्कुल पास में था, ये वर्मा का है। और यहाँ पर जो है उन्होंने रडार स्थापित कर दिए चाइना के लोगों ने, ताकि वो जो भी हमारी सैनिक गतिविधियाँ हैं अंडमान निकोबार में उन पर नियंत्रण रख सकें, उनको देख सकें, उनकी जानकारी रख सकें। तो इसका विरोध भारतीयों द्वारा किया गया और फिर उन्होंने वहाँ से वो रडार हटाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2013 में 5 मई 2013 को ये अक्साई चीन और लद्दाख में ये चुमार सेक्टर में चाइना ने फिर से इंसर्जन किया। वहाँ पे वो आगे आ गए और वो अतिक्रमण जो है वो बहुत मुश्किल से उनको पीछे किया जा सका। 2014 में फिर वो चुमार सेक्टर में आ गए और चुमार सेक्टर से उनको पीछे किया जा सका। तो सितंबर 2014 में ये हुआ था। और फिर हम लोगों ने देखा कि सितंबर 2017 से 2018 के बीच जो डोकलाम क्षेत्र है वहाँ पर भारतीय सैनिक वो भूटान के डोकलाम क्षेत्र को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। और क्योंकि भारत का संरक्षित राज्य है भूटान, तो चीन के साथ 1 साल तक स्टैंड ऑफ रहा, दोनों की सेना आमने सामने रहीं। इधर हम लोग क्या देखते हैं कि 2020 में 10 मई को नाथुला दर्रे पर चीनी लोगों ने
अपना अतिक्रमण किया। और अब वर्तमान समय में ये जो हमारा गालवान वैली है, तो गालवान वैली का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिस पे चीन की सेना इस समय भी विद्यमान है। और दूसरा जो है, जो हमारी झील है, तो पैंगोंग त्सो झील, उसमें भी चीन का आधे में तो वो ऑलरेडी हैं और भी आगे बढ़ाते हैं कभी कभी। तो इसकी पृष्ठभूमि हम लोगों को समझनी है कि ये कहाँ से चालू होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये लेह लद्दाख का देखते हैं, जिसको ऑक्साई चिन कहते हैं। ये ऑक्साई चिन ये महाराजा रणजीत सिंह के समय में सिख जो दरबार था, सिख राज्य था, तो सिख दरबार ने या सिख राज ने वो पंजाब के जो हिल एरियाज थे, जिनको आज हम कश्मीर के नाम से जानते हैं, तो कश्मीर के क्षेत्र पे विजय प्राप्त की। और उसके बाद वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने लेह और लद्दाख भी सिख योद्धाओं ने जीत लिए। ये 1841 की बात है। और 1841 में सिखों ने इसको जीता। और प्रथम अफीम युद्ध के बाद 1842 में ये अंग्रेज़ों और चीनियों के बीच में कि नॉनकिंग की संधि हुई। तो नॉनकिंग की संधि की वजह से चीनी लोगों को काफ़ी ह्यूमिलिएशन के बाद सर एक तरह से अंग्रेज़ों की बहुत सारी बातें माननी पड़ी। अच्छा, उस समय लेह और लद्दाख ऐसी स्थिति में नहीं थे कि उनके लिए कोई लड़े, इसलिए ना तो तिब्बत द्वारा, ना तो चीन द्वारा और ना ही भारत द्वारा उन क्षेत्रों में कोई विशेष प्रयास किए गए अपने सैनिक चौकी स्थापित करने के या कोई भी ऐसी चीज़ स्थापित करने के। तो 1962 तक वो स्थितियाँ वैसी ही रहीं। इधर अब हम लोग ये समझते हैं कि चीन और भारत के बीच में ये सीमा विवाद कैसा है और चीन का अधीन राज्य था तिब्बत या तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। तो इसके लिए हम लोगों को जो चीज़ें देखनी हैं उसमें सबसे पहले आता है वो 1886 का समझौता आता है। ये एक्चुअली पहले हम लोग थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, 1885 का मैकाले मिशन। तो मैकाले मिशन 1885 का, फिर हम लोग देखेंगे कि जो वर्मा एंड तिब्बत का कन्वेंशन था, कन्वेंशन ऑन वर्मा एंड तिब्बत, तो वो 1886 में। फिर हम लोग 1890 का कन्वेंशन देखेंगे, कन्वेंशन बिटवीन ब्रिटेन एंड चाइना। ब्रिटेन मतलब यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया है, तो ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच में जो 1890 का कन्वेंशन हुआ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये 1893, और फिर 1893 के बाद हमारा सीधे ये हम देखते हैं, अच्छा ये जितना जो कुछ हुआ तिब्बत को ले करके, उसके पीछे द बिग गेम, यानी बिग गेम के अंतर्गत क्या था कि ये ब्रिटेन इस बात से भयभीत था कि रशिया वो इस क्षेत्र में धीरे धीरे नियंत्रण करता जा रहा है। और वो रशिया जो है वो मिडिल एशिया में एक्चुअली 1879 में एक समझौता हुआ चाइनीज़ के बीच में, चाइनीज़ और रशियंस के बीच में, उसको हम लोग ट्रीटी ऑफ लेविडिया कहते हैं। और उसके द्वारा ये निर्धारित हुआ कि ये जो तिएन शान का पश्चिमी इलाका है, यानी किर्गिजिस्तान से ले करके जितने ये तान कंट्रीज़ हैं, वो चाहे उज़्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, वो सब चाइना ने रूस के प्रभाव में स्वीकार कर लिया। तो ये भयभीत थे अंग्रेज, और उनको लग रहा था कि कहीं ये रशियन वो स्थल मार्ग से ये किर्गिजिस्तान से, अफगानिस्तान से होते हुए भारत तक ना पहुंच जाएं और भारतीय राज्य वो संकट में ना पड़ जाए। और इसको 1815 में, क्योंकि एक प्रपोजल नेपोलियन द्वारा वो रूस के जार को भेजा गया, जिसमें उसने प्रस्ताव रखा कि दोनों मिलकर के रूस के माध्यम से, ये तान कंट्रीज़ रूस के ही अंतर्गत आ जाते थे, और अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर आक्रमण किया जाए। तो यद्यपि वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया, लेकिन अंग्रेज़ों की पूरी रणनीति, पूरी की पूरी जो चिंता थी, वो रूस के भारत पर आक्रमण करने को लेकर के थी। और इसीलिए ये तिब्बत उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो तिब्बत के लिए प्रभावशाली रणनीति बनाना इसमें शामिल था। दूसरा क्या था कि यात्रा मार्ग। भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो चीन के साथ व्यापार करने के लिए तिब्बत के मार्ग का उपयोग करना चाहता था, और वो बहुत सारे कंसेशंस चाहता था
स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए अपनी रणनीतिक चौकियां बनाना चाहता था और चाहता था कि तिब्बत के मार्ग द्वारा वो चीन के साथ व्यापार कर सके। तो इसी के संदर्भ में ये जो आपका 1885-86 का मैकाले मिशन गया था, उस समय सिक्किम और भूटान ये चीन के अधीनस्थ राज्य हुआ करते थे। तो इन दोनों को और तिब्बत को यहाँ पर व्यापार के मार्ग देने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से इनको भेजा गया था। लेकिन क्योंकि ये एक प्रकार से सैनिक मिशन था, तो इसके द्वारा चीन और ब्रिटिश इंडिया के संबंध बहुत अधिक खराब होने लग गए, तो इसको वापस ले लिया गया। और इसी के कारण 1886 में ही जो चुंबी वैली है, चुंबी वैली सिक्किम और तिब्बत के बीच थी, तो चुंबी वैली पर आकर के तिब्बती लोगों ने कब्जा कर लिया, तिब्बत की सेना ने वहाँ पर कब्जा कर लिया और जेलॉप ला पे उन्होंने जो है पूरा कब्जा कर लिया। और उसके बाद उस पूरे एरिया को फोर्टिफाइड कर दिया, किलेबंदी कर दिया। और लिंग टू जगह है, वहाँ पर उन्होंने पूरा किलेबंदी कर ली। तो इसका उद्देश्य ये था कि जो ब्रिटिश इंडिया था वो उन्होंने दार्जिलिंग तक पे कब्जा कर लिया था, और दार्जिलिंग पे कब्जा करने के बाद सिक्किम के साथ एक समझौता किया था और वहाँ के राजा को वो संरक्षण प्रदान किया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो लोग आ गए यहाँ पर, तो भारत सरकार ने चीन के साथ 1886 में एक समझौता किया था। इसको कहते हैं वर्मा एंड तिब्बत कन्वेंशन 1886। और उसके द्वारा ये तय किया था कि क्योंकि तिब्बत वो चीन का एक अधीनस्थ राज्य है, इसलिए तिब्बत के साथ कोई भी डीलिंग वो चीन के माध्यम से होगी। अब यहाँ पर आपको देखते हैं कि तिब्बत को ब्रिटिश इंडिया वो चीन के अधीन स्वीकार कर रहा है। तो उसके द्वारा जब चीन को ये कहा गया, बार बार संदेश भेजा गया कि तिब्बत ने ये भारतीय क्षेत्र में दार्जिलिंग से केवल 13 माइल्स की दूरी पर अपना ये फोर्टिफिकेशन कर लिया है, तो चीन ने तिब्बत के पास संदेश भेजा, लेकिन तिब्बत ने उसको मानने से इनकार कर दिया। और इस तरह से 1888 में भारत के गोरखा सैनिकों को उपयोग करते हुए, सिख सैनिकों का उपयोग करते हुए ये ब्रिटिश सेनाओं ने वहाँ पर उन तिब्बती क्षेत्रों पे कब्जा किया और फिर बाद को वो वापस आ गए। और इसी के संदर्भ में फिर 1890 में एक कन्वेंशन हुआ चीन और ब्रिटिश भारत के बीच में, और उसमें ये कहा गया, उसकी भाषा यही है। इसीलिए जब डोकलाम में विवाद चल रहा था, तो चीनी पक्ष बार बार 1890 के कन्वेंशन का उदाहरण दे रहा था, उसको वो साइट करता था। और उन्होंने ये कहा कि जी जेंग ऑफ चाइना, चीन का जी जेंग तिब्बत का चीनी नाम है, हम लोग उसको तिब्बत कहते हैं, वो जी जेंग कहते हैं। तो जी जेंग ऑफ चाइना और भारत का सिक्किम और भूटान ये चीन के संरक्षित राज्य थे, लेकिन इन्होंने विदेश नीति और रक्षा इन दोनों के लिए ब्रिटिश इंडिया के साथ समझौता कर लिया था। और अंग्रेजों ने उनको ये अनुमति दे दी थी कि वो वस्त्र प्राप्त कर सकते हैं चीन के सम्राट से, वो चीन के सम्राट से पद ले सकते हैं, उनके द्वारा भेजी गई टोपी पहन सकते हैं, उनके द्वारा भेजे गए कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ऐसा नहीं कर पाएंगे और वो ब्रिटिश सरकार के ही अधीन रहेंगे। तो ये तिब्बत और भूटान, वो सिक्किम और भूटान के संदर्भ में ये निर्णय ब्रिटिश सरकार ने लिया था। तो 1890 में ये समझौता हुआ कि जी जेंग चाइना का और सिक्किम जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत रहेगा, और इन दोनों की बाउंड्री जो है वो घाटी होगी जिससे होकर के जो ट्रिब्यूटरीज ऑफ तीस्ता हैं, तीस्ता की जो सहायक नदियां हैं, वो पानी ला करके तीस्ता में डालती हैं। तो तीस्ता का उत्तरी क्षेत्र जो है वो स्वीकार किया गया सिक्किम और तिब्बत के बीच की बाउंड्री के तौर पे, उस घाटी को स्वीकार किया गया। तो 1890 में ये समझौता हुआ। अब 1893 में इसी को विस्तार दिया गया था और उसमें कुछ सुधार करते हुए कुछ चारागाह, कुछ व्यापार मार्ग ये ब्रिटिश इंडिया को प्राप्त हुए।
1902 में चाइना और रशिया इन्होंने आपस में समझौता किया, खास करके मंचूरिया के क्षेत्र में, मंगोलिया के क्षेत्र में। तो उस समय तो ये 1902 में मंचूरिया में ही विशेष रूप से समझौता हुआ और कुछ हिस्से मंचूरिया के जो है रशिया को प्राप्त हो गए, शेष चाइना को प्राप्त हो गए। वो आज भी चाइना के पास है, मंचूरिया वाले मंचूरिया के पास हैं, रसिया के पास हैं। तो ये 1902 के समझौते से अंग्रेज बहुत अधिक सशंकित हो गए और उनको लगा कि शायद रूस जो है वो तिब्बत के माध्यम से, तिब्बत से होते हुए भारत पर आक्रमण करना चाहता है। इधर तिब्बत और रूस के बीच में कुछ राजनयिक संबंध स्थापित हुए, कुछ रूस के दूत वो तिब्बत में परमानेंट रहने लगे और भारत सरकार द्वारा कुछ मांग रखी गई व्यापार संबंधी, जिसको तिब्बत के द्वारा ठुकरा दिया गया। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि ऐसी स्थितियां लग रही थी कि रूस तिब्बत की तरफ से आक्रमण करने का इच्छुक है और लॉर्ड कर्जन ने, जो फ्रांसिस यंग हस्बैंड नाम के एक व्यक्ति के अंतर्गत भारत की सेना को भेज दिया तिब्बत। ये एक्चुअली इन्वेजन ऑफ तिब्बत कहलाता है। इसमें तिब्बत पर भारत का अधिकार स्थापित किया गया था और ये विश्व इतिहास की बहुत क्रूर घटनाओं में से एक मानी जाती है। और फ्रांसिस यंग हस्बैंड ये 1903, 1904 यानी 1903 और 1904 जो है, दिसंबर 1903 से लेकर के और सितंबर 1904 तक ये अभियान रहा। इसमें उन्होंने तिब्बत पे लासा के लिए अपना प्रस्थान किया। सिक्किम से वो आगे बढ़े और बहुत अधिक क्रूरतापूर्वक रास्ते में जिसने भी उनका प्रतिरोध किया, वो प्रतिरोध करने वाले भाला और जो पुरानी किस्म की बंदूकें थीं उनसे लेके लड़ रहे थे। तो 3000 लोग जो प्रतिरोध करने वाले थे वो मारे गए। भारत की तरफ से सिख सैनिक थे, गोरखा थे और पठान थे और इन्होंने बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके रास्ते में जितने भी वो थे प्रतिरोध करने वाले, उनको मार दिया। तो 1904 में ये लासा पहुंच गए और लासा में दलाई लामा भाग गया और दलाई लामा के स्थान पर आपके यंग हस्बैंड बैठे। उन्होंने वहाँ के लोगों को बुला करके उनके साथ एक ट्रीटी की, जिसको लासा की ट्रीटी कहते हैं। और ये ट्रीटी ऑफ लासा के अंतर्गत ये रखा गया कि एक तो तिब्बत वो 75 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में ब्रिटिश सरकार को देगा और जब तक वो 75 लाख रुपए अदा नहीं कर देता है तब तक चुंबी वैली ये भारत के अधीन रहेगी। दूसरा ये कहा गया कि तिब्बत जो है वो ब्रिटिश इंडिया के अलावा किसी और देश के साथ विदेश संबंध नहीं रखेगा। ये भी तय किया गया कि सिक्किम का बॉर्डर क्या होगा और इसके अलावा ये कि कुछ ट्रेड रूट्स और चौकियां जो अंग्रेज सरकार का उद्देश्य था वो अंग्रेजों को प्राप्त हुई। ये अन्यायपूर्ण था। सम्राट जो एडवर्ड सप्तम थे और ब्रिटिश जनता वो इस नरसंहार से बहुत अधिक नाराज़ थी। यंग हस्बैंड का कैरियर वहाँ से समाप्त हो गया और उसके बाद भी उनको कश्मीर में पोस्टेड किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है उनका कैरियर लगभग समाप्त हो गया और इसका प्रतिकार किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा भी और तिब्बत की जनता द्वारा भी। तिब्बत की जनता ने 1905 में ही जितने भी लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए थे उनको भी मार डाला। जो वहाँ पर इनके मिशंस थे उनको भी ख़त्म कर दिया और तिब्बत की जनता ने इनको वहाँ से उखाड़ फेंका। फिर 1906 में चीन के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का यानी ब्रिटिश इंडिया का एक समझौता हुआ और उसके अंतर्गत ये तय किया गया कि ब्रिटेन जो है वो तिब्बत पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगा, तिब्बत को अपने अधीन नहीं लेगा।
और वहाँ पर अपना शासन स्थापित नहीं करेगा। और दूसरा जो है ये भी तय हुआ कि चाइना किसी अन्य देश के साथ तिब्बत को समझौता करने का अनुमति नहीं देगा। कोई भी अन्य देश तिब्बत में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा और चीन उसके लिए किसी को अनुमति नहीं देगा। अब इसी की पृष्ठभूमि में 1907 का रूस और इंग्लिश यानी ब्रिटेन और इंग्लैंड और रूस का समझौता हुआ, यानी ब्रिटेन और रूस का समझौता हुआ, जिसको अभी आपके चीन के विदेश मंत्री उन्होंने साइट किया है। और मैकमोहन लाइन का जो रिफ्यूट करने का तर्क है वो भी इसी के आधार पर है। 1907 में ब्रिटेन और रसिया ने ये समझौता किया कि कोई भी देश तिब्बत के साथ केवल चीन के माध्यम से संबंध रखेगा। वांग हुई ने इसको अभी कोट किया है 2-3 दिन पहले कि चीन के ही माध्यम से तिब्बत के साथ दोनों देश अपने संबंध रखेंगे। और ये समझौता रूस और ब्रिटेन के बीच में हुआ। अब मुख्य परिवर्तन तब आया और जो वर्तमान समस्या की सबसे बड़ा कारण है, यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि इसमें भारत यानी ब्रिटिश इंडिया ये लगभग एक बात पर सहमत है कि तिब्बत वो चीन का हिस्सा है और चीन के साथ ही संबंध रख के तिब्बत के साथ संबंध रखे जाएंगे, यानी चीन के माध्यम से ही तिब्बत के साथ संबंध रखे जाएंगे। लेकिन इसमें विशेष परिवर्तन आया 1912 में। किंग डायनेस्टी खत्म हो गई और कोलैप्स ऑफ किंग डायनेस्टी की वजह से वहाँ जो नए शासक स्थापित हुए उन्होंने तय किया कि तिब्बत में हम डायरेक्ट शासन करेंगे। ये एक्चुअली 1912 से 1950 का समय तिब्बत की आज़ाद तिब्बत का समय कहा जाता है, इरा ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का समय है। तो जब उन्होंने ऐसा तय किया तो उन्होंने तिब्बत पे हमला किया और तिब्बत के दलाई लामा वो भाग करके तवांग घाटी वहाँ पर आ गए। तवांग घाटी जिसको इस समय हम लोग अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, एक्चुअली उसके पहले ही ब्रिटिश सरकार जो है तवांग घाटी से और जो भारत की तरफ के क्षेत्र हैं वहाँ पर आदिवासी जनजातियों के साथ समझौता कर चुकी थी और उसको वो नेफा कहते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ आसाम। तो नेफा में भारतीय सेना थी और या भारतीय नियंत्रण था। और उसके बाद जब वहाँ पर तिब्बत के दलाई लामा और चीन का द्वारा यानी चीन द्वारा उन क्षेत्रों में कब्जे का प्रयास किया गया तो उनको भारतीय सेना द्वारा पीछे ढकेल दिया गया तवांग घाटी में और चीन वहाँ से पीछे हो गया। और ये 1912 में भारतीय सेना ने विशेष रूप से जो क्षेत्र सुरक्षित किए जाने थे उनको सुरक्षित किया। अब 1912 के बाद 1913 में ये दलाई लामा वापस लासा पहुँचे, चीन की सेना वापस लौट गई और वहाँ पर जब चीन के सम्राट द्वारा वहाँ के दलाई लामा को खिलत भेजी गई, कपड़े भेजे गए और ये कहा गया कि हम आपको अपना अधीनस्थ राज्य स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम आपके अधीन नहीं हैं और वी आर इंडिपेंडेंट नाउ, अब हम एक स्वतंत्र देश हैं। और 1912 में तिब्बत ने अपने को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमारे संबंध वो पुरोहित और जजमान के संबंध हैं, हम पुरोहित हैं और चीन जजमान है, बस यही हमारे चीन के साथ संबंध है और चीन हमारा मालिक नहीं है और हम चीन के अधीन नहीं हैं। ये 13वें दलाई लामा द्वारा 1912 में घोषणा कर दी गई। 1912 से 1950 तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश के रूप में था। लेकिन 1913-14 में जो शिमला कन्वेंशन हुआ उसमें 3 देश शामिल हुए। ये 3 देश क्यों शामिल हुए? भारत मतलब ब्रिटिश इंडिया और उधर चाइना और तिब्बत। भारतीय पक्ष का जो नेतृत्व था वो हेनरी मैकमोहन कर रहे थे और हेनरी मैकमोहन द्वारा जो है वो भारतीय पक्ष को रखा गया या हम कहें ब्रिटिश पक्ष को रखा गया, उधर चीन द्वारा वो चीनी पक्ष को रखा गया
और तिब्बती पक्ष का जो था, तिब्बत के पक्ष को वहाँ की प्रतिनिधिमंडल ने रखा, और जो मांग रखी गई भारतीय पक्ष द्वारा, ब्रिटिश पक्ष द्वारा डिमार्केशन की और जो व्यापार मार्ग की थी और जो अन्य सहूलियत प्राप्त करनी थी ब्रिटिश सरकार को, उससे चीन सरकार नाराज हो गई और चाइना का प्रतिनिधिमंडल वो उस वार्ता से अलग हो गया। यहीं से वो समस्या उत्पन्न होती है कि वो उस वार्ता से अलग हो गया तो तिब्बत ने कहा कि हम स्वतंत्र देश हैं और हम भारत के साथ समझौता कर सकते हैं। तो तिब्बत और भारत के बीच में वो एक समझौता हुआ जिसको भारत बाइंडिंग ट्रीटी मानता है, जिसको 1929 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बाइंडिंग ट्रीटी का दर्जा दिया। और यहाँ क्या हुआ कि चीन ने उसमें ना तो हिस्सा लिया और ना ही उसको स्वीकार किया। इधर आपके जो हेनरी मैकमोहन थे, इन्होंने जो सीमा रेखा निर्धारित की उसमें काफ़ी बड़ा क्षेत्र तवांग घाटी को भी, तवांग घाटी के आगे तक का क्षेत्र उन्होंने भारत में शामिल किया, और एक लाइन जिसको मैकमोहन लाइन आज हम लोग कहते हैं, वो हेनरी मैकमोहन द्वारा परिशिष्ट 2 के रूप में उस समझौते में शामिल की गई। उस समझौते का जो सेकंड परिशिष्ट है वो उन्होंने एक नक्शे के रूप में उसको बनाया और शामिल किया। अब भारत और तिब्बत के बीच ये समझौता हो गया। चीन ने इसको स्वीकार करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। 1950 में चीन ने इस बात को रखा कि तिब्बत हमारा हिस्सा है। आपने 1907 में रूस के साथ ये समझौता किया था कि तिब्बत के पक्ष में केवल चीन के माध्यम से ही बात की जाएगी। तो चाउ एन लाई, ये जो है प्रधानमंत्री उस समय जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके साथ लगातार बातचीत हुई और जवाहरलाल नेहरू ने उनके क्लेम को स्वीकार कर लिया और ये कहा कि तिब्बत आपका है, हमारा कोई उद्देश्य तिब्बत पे कब्जा करने का नहीं है और तिब्बत आपके लिए आपका क्षेत्र है। और 1952 में चीन ने, माओ त्से तुंग ने आदेश दिया और चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। भारत सरकार ने 1913 के शिमला कन्वेंशन को डिसओन कर दिया एक तरह से। लेकिन अब हम लोग क्या देखते हैं, यहां से सेकंड समस्या क्या उत्पन्न हुई। जवाहरलाल नेहरू जी ने मैकमोहन लाइन को डिसओन नहीं किया। चाइना का कहना है कि जैसे ही आप शिमला समझौते यानी शिमला कन्वेंशन को रिफ्यूट करते हैं तो मैकमोहन लाइन अपने आप रिफ्यूट हो जाती है, क्योंकि वो उसी समझौते का परिशिष्ट 2 है। और भारत सरकार का कहना है कि यद्यपि तिब्बत पे हम आपके क्लेम को स्वीकार करते हैं, लेकिन मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन के बीच की सीमा है। चाइना का कहना है कि तवांग घाटी पर हमने आपका कब्जा तब भी स्वीकार नहीं किया जब हमारा जो किंग डायनेस्टी थी वो ब्रिटेन के पैरों तले दबी हुई थी, तो अब हम उसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो माओ त्से तुंग ने कहा कि तिब्बत हथेली है और उसकी 5 अंगुलियां हैं, और उन्होंने सिक्किम, भूटान, तवांग यानी अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, इनको सबको अपने ही देश में मान लिया। सेन जाओपिंग ने भी यही दोहराया था, डेंग शाओपिंग भी यही कह रहे हैं, सभी यही कह रहे हैं उनकी तरफ के, और हम इसका प्रतिरोध कर रहे हैं। ये भारत और चीन के बीच का संघर्ष है। तो ये एक डिटेल में हम लोगों ने देखा और इसको अब हम लोग विश्राम देते हैं। कल फिर हम लोग उपस्थित होंगे। बस।